नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम और उसमें मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी शामिल करता हूं। ये सब आजकल वोट चोरी, एसआईआर, जो मतदाता सूचियों का सत्यापन का काम चल रहा है, उसके खिलाफ लगातार एक मुहिम छेड़े हुए हैं। और उस मुहिम के तहत अब से बस कुछ ही घंटे में ये लोग पार्लियामेंट से लेकर के चुनाव आयोग के दफ्तर तक एक मार्च निकालने वाले हैं। और इस मार्च में दावा किया जा रहा है कि विपक्ष के करीब 300 सांसद शामिल होंगे। यानी राहुल गांधी ने और उनकी जो कोर टीम है, उन्होंने एक पूरा ड्रामा तो रच दिया है, ड्रामा तो खड़ा कर दिया है। ये अलग बात है कि वो हों तेजस्वी यादव हों, उन्होंने जो रायता फैलाया है, राहुल गांधी ने बेंगलुरु में और तेजस्वी यादव ने पटना में, अब चुनाव आयोग के नोटिसों का जवाब तक देने की स्थिति में नहीं है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि जो 1 सवा घंटे का प्रेजेंटेशन आपने दिया और मतदाता सूचियों में बहुत सारे गलत नाम जोड़ने का आरोप लगाए गए और बहुत सारे पात्रों को सूची से निकालने के आरोप लगाए, उसके लिए आप एफिडेविट दीजिए और इसका सत्यापन करिए। जो सूची आपने दिखाई, जो प्रेजेंटेशन दिया, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई आयोग करेगा अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक फाइनल नोटिस भी उनको बीती शाम सर्व कर दिया गया, भेज दिया गया, जो कर्नाटका के सीईओ हैं चुनाव आयोग के, उनकी तरफ से। और उनको उनका जवाब देने के लिए जो सवाल पूछे गए हैं, समय दिया गया है। वो देंगे कि नहीं देंगे बाद की बात है, लेकिन ये जो कुछ किया जा रहा है, यानी पार्लियामेंट से चुनाव आयोग के मुख्यालय तक जो मार्च किया जा रहा है, जाहिर है मीडिया में इसकी अच्छी खासी कवरेज होगी, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में। और इसका मकसद भी यही है, एक माहौल बनाइए मोदी सरकार के खिलाफ, एक अविश्वास का माहौल बना करके ये प्रतिपादित करने की कोशिश करिए कि साहब जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं और मोदी जी इसीलिए जीत रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग पक्षपात पूर्ण तरीके से वोटिंग करवा रहा है, मतदाता सूची बनवा रहा है, ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है, तमाम चीजें। 5 बजे के बाद लंबी लंबी कतारें लगती हैं। अब जब चुनाव आयोग जवाब मांगता है या कोई स्पष्टीकरण दिए जाते हैं, ये उसको सुन नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है किसी नई टूल किट पर ये आगे बढ़ चुके हैं। जब जब विदेश यात्राएं करते हैं और वापस लौटते हैं, कोई ना कोई नया बखेड़ा किसी ना किसी चीज को लेकर के करते हैं। ये एक तरफ बात है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के अधिकांश सांसद आज सड़कों पर दिखाई देंगे, लेकिन कुछ घटनाएं और घट रही हैं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की नाक के ठीक नीचे घट रही हैं, उनकी अपनी पार्टी के भीतर। अहमद पटेल, जो वर्षों तक सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव रहे, राजनीतिक सलाहकार रहे और जिनकी भूमिका हमने उस समय भी बेहद महत्वपूर्ण देखी थी, कांग्रेस पार्टी यानी सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच में जब 10 साल तक यूपीए की सरकार चल रही थी, उन अहमद पटेल के बेटे फैसल अहमद पटेल ने टीवी 18 को एक इंटरव्यू दिया है और उनसे राहुल ने एक सवाल पूछा और उसके जवाब में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर
और जो टॉप की लीडरशिप है उसकी जम करके तारीफ की है, और यहां तक कह दिया कि भारत इनके हाथों में सुरक्षित है, भारत की सिक्योरिटी भी इनके हाथों में सुरक्षित है। अब आप अंदाजा लगाइए, मैं ऑडियो सुनवा देता हूं आपको जो उन्होंने कहा है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो अहमद पटेल सोनिया गांधी के वर्षों तक 20-25 साल तक करीबी रहे, विश्वास पात्र रहे, सलाहकार रहे, सचिव रहे, उनका बेटा अगर आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और दूसरे मंत्रियों की, नितिन गडकरी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हालांकि एक और उनका वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें वो राहुल गांधी की भी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं अहमद पटेल के बेटे होते हुए, तो इसके बहुत मायने हैं। सुन लेते हैं। Narendra Modi ji and Amit Shah ji are fine leaders. Okay. And so are individuals like Jaishankar ji, Nitin Gadkari ji, Rajnath ji. These are solid leaders. Countries in the right hands. I think so, yes. ये अहमद पटेल का बेटा जो तारीफ करता हुआ दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी की और इन सब की, और ये अकेले नहीं हैं साहब। याद करिए, जब पहलगाम की घटना हुई थी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी, ये 22 अप्रैल को घटना हुई। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 6 और 7 मई की रात को हुई। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया और निर्णायक कार्रवाई 9 और 10 तारीख की रात को हुई, जब उनके एयरबेस, उनके रडार सिस्टम वो सब तबाह किए गए। इन दोनों घटनाओं के बीच में, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो 7 डेलीगेशन 32-33 देशों में भेजे गए थे, जिनमें से एक की लीडरशिप शशि थरूर के हाथों में थी और बाकी में भी जो 7 में से 4 में बीजेपी और उनके सहयोगी नेतृत्व कर रहे थे और बाकी 3 जो है वो विपक्षी दल उसका नेतृत्व कर रहे थे, डेलीगेशन का। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम करके प्रशंसा की थी और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वैश्विक मंच पर एनर्जी, सक्रियता और संवाद की इच्छा, ये तीनों चीजें रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के प्राइम एसेट हैं, प्रमुख धाती हैं, संपत्ति हैं। और सुप्रिया श्रीनेत और कुछ दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ताओं से जब उनके बयान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, कांग्रेस ऐसा नहीं मानती है और कांग्रेस की राय अलग है। और जब ये यहाँ पर बवाल खड़ा हुआ और चूंकि बीजेपी, उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था, उसमें उन्होंने मोदी जी की प्रशंसा की थी। बीजेपी ने उनके उस लेख को ट्विटर हैंडल पर और दूसरे मंचों पर साझा करते हुए ये बताया था कि शशि थरूर ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी लीडरशिप की प्रशंसा की है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो उससे अपने को अलग करके खड़ी हो गई। उस समय शशि थरूर मॉस्को की यात्रा पर थे संभवतः, उन्होंने वहां से बयान दिया। जो तमाम तरह की अटकलें शुरू हो जाती है मीडिया में कि शशि थरूर क्या बीजेपी में शामिल हो रहे, उन्होंने कहा कि मेरे लेख को इस तरीके से ना लिया जाए कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, यह मेरी राय है, यह मेरा ऑब्जर्वेशन है मौजूदा लीडरशिप के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। लेकिन ये पहली बार तो नहीं था जब शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की प्रशंसा की हो। यहां तक कि सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और
इनके एक और नेता थे आनंद शर्मा, वो भी इस डेलीगेशन में शामिल थे, अलग अलग डेलीगेशन में शामिल थे। उन्होंने भी उस समय बहुत मजबूती के साथ पूरी यात्रा के दौरान भारत का पक्ष रखा, पाकिस्तान की जो गुस्ताखियां थी उसको डिस्क्लोज किया, उसका पर्दाफाश किया, और जो पहलगाम में घटना हुई थी, जेनोसाइड हुआ था, उस पर भारत का पूरा पक्ष रखते हुए ये कहा कि आगे अगर पाकिस्तान ने फिर कोई गुस्ताखी की तो भारत बहुत कड़ा जवाब उसका देगा। इनमें से दो नेताओं यानी शशि थरूर और मनीष तिवारी, जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनको ऑपरेशन सिंदूर पर और पहलगाम के जेनोसाइड पर जब चर्चा हो रही थी लोकसभा में, तो उनको राहुल गांधी ने और जो भी इनके रणनीतिकार हैं उनको बोलने का अवसर नहीं दिया गया। तर्क कुछ भी दिए जा सकते हैं, बोलने का मौका किसको दिया गया? गौरव गोगोई को, सुशील कुमार शिंदे की बेटी को। सुशील कुमार शिंदे की बेटी ने तो बहुत ही अनाप शनाप भाषण दिया, बाद में जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया बिना नाम लिए हुए, कि पहली बार की किसी सांसद को ऐसी बातें बुलवाई गई, ऐसा भाषण लिख करके दे दिया गया। उन्होंने कहा था कि ये ऑपरेशन सिंदूर कुछ भी नहीं था, मीडिया का तमाशा था। तो शशि थरूर, मनीष तिवारी असंतुष्ट दिखाई दिए, नाराज दिखाई दिए, और जब मनीष तिवारी को मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहूं, कोई शब्द बोलूं, उससे बेहतर है कि मेरे मौन से ही आप अंदाजा लगा लीजिए। अब आप अंदाजा लगाइए, जिस दिन फैसल अहमद पटेल ने ये बयान दिया, मोदी की प्रशंसा की, ठीक उसी दिन आनंद शर्मा ने भी, जो कांग्रेस का विदेश विभाग है, उसकी प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा भेज दिया है मल्लिका अर्जुन खड़गे को। यानी 4 नेता इस समय ऐसे हैं। अहमद पटेल के बेटे को चलो मैं उस स्तर का नेता नहीं मानता, उनका अभी वैसा अनुभव भी नहीं है। मेरी जानकारी में ये भी नहीं है कि वो अभी कांग्रेस के सक्रिय नेताओं में हैं भी कि नहीं हैं, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है कि नहीं ली है। इनकी बहन को जरूर हम जानते हैं, वो इनकी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, मुमताज पटेल। वो टीवी चैनलों पर आती रहती हैं और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती हैं, और जैसी कांग्रेस की लाइन होती है उसके अनुसार वो अपनी बात रखती हैं। लेकिन अहमद पटेल के बेटे का खुलकर के प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, गडकरी और एस जयशंकर की प्रशंसा करना, ये तो बहुत कुछ कहता है। ये कांग्रेस को और कांग्रेस के इस प्रथम परिवार को असहज करने के लिए काफी है। और एक घटना हम कभी नहीं भूलते हैं। अहमद पटेल जब राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उनको रोकने के लिए अमित शाह ने पूरी ताकत लगाई थी। देर रात जाकर के उसका चुनाव परिणाम सामने आया था और अहमद पटेल शायद 1 या 2 वोटों से जीत करके राज्यसभा पहुंचे थे। इस तरह की तनातनी जिन अहमद पटेल के साथ मोदी और शाह की रही है, आप अंदाज, और ये तनातनी क्यों है? क्योंकि तीस्ता सीतलवाड़ का नाम तो आपने सुना ही होगा, और तीस्ता सीतलवाड़ को ये बताते हैं कि 30-35 लाख रुपया केवल इसलिए दिया गया था अहमद पटेल के द्वारा या सोनिया गांधी के द्वारा भिजवाया गया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवाहों को जुटाए, गुजरात दंगों को हवा दे, उनको जीवित रखें, और कई ऐसे वहां पर आगजनी के और हिंसा के मामले थे, उनको हवा देती रहें, और मानवाधिकार के उल्लंघनों का और दूसरे मामलों का, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि तीस्ता सीतलवाड़ ने फैब्रिकेटेड तरीके से, जालसाजी के तरीके से वो सारे
सबूत बनवाए, जुटाए और उसको लेकर के उनको न केवल फटकार पड़ी, बल्कि ये तक कहा गया मोदी सरकार से, गुजरात सरकार से कि इनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई की जाए, इन्होंने अपराध किया। और बाद में आपको ध्यान होगा कि तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार भी किया गया था। वो शायद 1 डेढ़ महीने या 2 महीने जेल में भी रही थी और बाद में अचानक कोई ख्याल आया तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ को, और उन्होंने उनको रिहा करने के आदेश दे दिए। वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला रहा है। उस तरह के रिश्ते, उस तरह की तनातनी के बावजूद, उस तरह के षड्यंत्रों के बावजूद अगर अहमद पटेल का बेटा मौजूदा लीडरशिप की प्रशंसा कर रहा है, मोदी, शाह, जयशंकर और राजनाथ सिंह की, गडकरी की, तो ये बहुत बड़ी एक कहना चाहिए कांग्रेस की लीडरशिप के लिए असहज स्थितियां हैं। उधर जो डेवलपमेंट ये हुआ है आनंद शर्मा वाला, हालांकि आनंद शर्मा ने ये कहा है कि मैं कांग्रेस में बना रहूंगा और मैं केवल इसलिए विदेश विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं ताकि यूथ को आगे लाया जा सके। विदेश विभाग में किसी यूथ की जरूरत नहीं होती है आनंद शर्मा जी, अनुभवी की जरूरत होती है। और अगर आप इस्तीफा दे रहे हैं और एक तर्क भी दे रहे हैं कि किसी अनुभवी को इसमें लाया जाए, तो इसके पीछे का दर्द, इसके पीछे की पीड़ा भी लोग समझ सकते हैं कि आपकी उपेक्षा हो रही है, आपसे अब सलाह मशवरा नहीं लिया जा रहा है। भले ही ये उन 4 लोगों की सूची में थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी गई थी कांग्रेस के द्वारा कि आप इनको विदेश में जाने वाले डेलीगेशन में शामिल कर लें, पर आनंद शर्मा भी उन नेताओं में से रहे जिन्होंने, जो डेलीगेशन गए थे, उन डेलीगेशन की कामयाबियों और जो भी सरकार का रुख था पहलगाम जेनोसाइड के बाद भी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी, उसका समर्थन किया था, डट करके समर्थन किया था। यहाँ तक कि सलमान खुर्शीद ने भी डट करके समर्थन किया था और ये कहा था कि जब सवाल उठे थे तो ये कहा था कि देश की सेवा के लिए और राष्ट्रीयता के लिए कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, सबके लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, पार्टी सेकेंडरी होनी चाहिए। तो कांग्रेस के भीतर फिर से एक खदबदाहट है, फिर से एक असंतोष है और मुझे कई बार लगता है कि ये केवल 4 नाम लिए हैं मैंने, ये 40 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जो राहुल गांधी के तौर तरीकों और जिस तरह के वो मुद्दे उठा करके मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण कर रहे हैं, उससे सहमति नहीं रखते हैं और वो इसके खिलाफ हैं। अभी देखना होगा कि ये जो धीमी धीमी चाल में विरोध सामने निकल करके आ रहा है, ये भूचाल बनता है या नहीं बनता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।